हेलो बच्चों, वेलकम। सेकेंड पेपर फिजिक्स का अपन ने स्टार्ट किया है। अपने टॉपिक का नाम है बच्चों ऑप्टिक्स। तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ऑप्टिक्स का डेफिनेशन स्टडी किए थे। ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। और लाइट क्या चीज़ है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इट इज़ नथिंग बट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट का स्पीड मैंने आपको बोला था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। फिर मैंने आपको बोला था लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना बच्चों। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बता चुका। अरे है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे मीडियम का ज़रूरत होता नहीं है, यानी मीडियम है तो भी ये ट्रैवल होगा, मीडियम नहीं है तो भी ये ट्रैवल होगा, है ना बच्चों। फिर मैं आपको बोला था अगर वेव है तो उसे वेवलेंथ लगेगा। वेव है तो क्या लगेगा बच्चों? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या चीज़ है ये भी मैं आपको समझा चुका था, याद है। मैंने आपको ये ऐसे ट्रांसवर्स वेव बताया था। अरे बताया था ना बच्चों, ये ऐसा ट्रांसवर्स वेव एक डोरी का एग्जाम्पल दिया था मैंने। इसे क्रेस्ट बोलते हैं, इसे ट्रब बोलते हैं, है ना। ये दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा इट इज नथिंग बट वेवलेंथ। इसका सिंबल है लैम्डा। अब अपन जो लाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं उसे विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? विजिबल स्पेक्ट्रम। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहा बच्चों मैं, कौन सा वेव बोल रहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ का वेवलेंथ सम फेम्टोमीटर से लेके फ्यू किलोमीटर तक रहता है। कुछ फेम्टोमीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर से लेके कुछ किलोमीटर्स तक रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं बच्चों। वो टाइप में ये एक टाइप है अपना विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट, ठीक है ना। रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, ये बहुत सारे वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं। उसमें का एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा गया है, जिसे अपन लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट बोलते हैं, जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना। 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं बच्चों, आप पढ़ चुके हो। रेनबो में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं क्योंकि वाइट लाइट में यानी सनलाइट में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये 7 कलर होते हैं। अब यहाँ पे ये 7 कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ बोला था मैं आपको? तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था डोरी का। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, समझो। क्वाइट ऐसा वाटर है, स्टील ऐसा वाटर है, स्थिर असं पाणी आहे, डॅम है, नदी है ना, या तालाव है, तो एखादा पॉन्ड है जहां पे वाटर बच्चों कैसा है? कांस्टेंट है, मोशन में समझो नहीं है। नदी का वाटर तो मोशन में रहेगा, मगर डैम है या पॉन्ड है, स्टील क्वाइट ऐसा वाटर है, वाटर मोशन में नहीं है। ऐसे वाटर में बच्चों अपन ने पत्थर डाल दिया, स्टोन डाल दिया, तो क्या होता है? ऐसे जिप 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 करके वहाँ से रिपल्स निकलते हैं।
है ना, किनारे की तरफ क्या आते हैं, रिपल्स आते हैं। इट इज नथिंग बट व्हाट, वेव। क्या है वो, वेव है। किनारे की तरफ क्या आता है, वेव आता है। कौन सा वेव आता है, ये वाला, जिसे ट्रांसवर्स वेव कहा गया है बच्चों। कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये आता है किनारे की तरफ। तो वहां बच्चों इन रियलिटी क्या होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट होते हैं, अप एंड डाउन ऐसे वाइब्रेट होते हैं। तो एक वाइब्रेशन को जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बोलना या तो ऑसिलेशंस बोलना। अगर सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है, आप सर्कुलर मोशन ये भी कंसेप्ट 11th में स्टडी करने वाले, ठीक है ना। तो रिवोल्यूशंस बोलना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस, जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, तो एक सेकंड में जितने रोटेशंस होंगे उसे क्या बोलना, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड इज, या तो बोलना आर कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस और रिवोल्यूशंस और रोटेशंस, है ना, साइकिल्स, अलग अलग टॉपिक में ये वर्ड चेंज होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे आपके वो समझ में आने वाला कंसेप्ट है। और फिर वेवलेंथ किसे बोला बच्चों मैं आपको, वेवलेंथ। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको, ये क्रेस्ट ऊपर है तो क्रेस्ट ऊपर, यानी डोरी का पार्टिकल ऊपर आया तो दोनों एक साथ ऊपर आ गए, बीच वाले कहीं तो भी रहेंगे, मगर ये डोरी है तो डोरी के ये दो पार्टिकल्स ऊपर है, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर, एक साथ वो वाइब्रेट हो रहे, एक साथ वाइब्रेट हो रहे, इन्हें बोलना सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। These particles are in the same state of vibration। या तो इसे दूसरे तरीके से भी बोला जाता है, in the same phase। These two particles are in the same phase। और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा क्या, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन बच्चों, द distance between two medium particles which are in the same phase or in the same state of vibration, which are in the same phase or in the same state of vibration, is called as wavelength, is known as wavelength। और बच्चों वेवलेंथ का सिंबल बता चुका मैं आपको, लैम्डा। ऐसा यूनिट आएगा मीटर, ऐसा यूनिट क्या आएगा, मीटर। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या आएगा बच्चों, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो यूनिट आ गया फ्रीक्वेंसी का, वेरी सिंपल, पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब 1/सेकंड। मेजरमेंट ये टॉपिक में यूनिट के बारे में आप डिस्कस कर चुके हो,
टाइम का यूनिट सेकंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड बोले तो डिवीजन में सेकंड आ गया, यानी 1/सेकंड, यानी सेकंड रेज टू -1। बच्चों इसे हर्ट्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हर्ट्ज। आप सुन चुके हो ये यूनिट, ठीक है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम यानी विजिबल लाइट का रेंज बच्चों अप्रोक्सीमेटली अपन लेते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक। अब कुछ बुक्स में, कुछ रेफरेंस बुक्स में आपको ये 3750 दिख सकता है, इधर 7500 या 7600 एंगस्ट्रॉम यूनिट ऐसे भी दिख सकता है। तो ये बहुत स्मॉल डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एंगस्ट्रॉम यूनिट इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। क्यों स्मॉल यूनिट बोला मैं? तो ये कन्वर्शन आपको ध्यान में रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। इसे भूलना नहीं अपने जीवन में बच्चों, इसे कभी भूलना नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्शन। बार बार इसका यूज करना पड़ेगा आपको, एक बार नहीं बार बार इसका यूज करना पड़ेगा। इसे अच्छे से ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है ना। और जो पॉइंट्स लिखने लायक हो स्क्रीन को पॉज करके वो पॉइंट नोटबुक पे उतार देना, ठीक है ना बच्चों। और डिफिकल्टीज निकालते रहना। डाउट डिफिकल्टी सेशन में, डाउट डिफिकल्टी के लेक्चर में आप वो डिफिकल्टीज बता सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अच्छे से कंसंट्रेट करना, अच्छे से ध्यान देना। अब यहां पे अपन एक लाइट का इंपॉर्टेंट फिनोमिनन डिस्कस करेंगे बच्चों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। क्या चीज? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। बाद में अपने को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस भी डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो अभी तो अपन डिस्कस करने जा रहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज डिस्कस करने जा रहे बच्चों अपन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम व्हाट? Reflection of light from what? From plane surface. Reflection of light from what? From plane surface. प्लेन सरफेस से बच्चों होने वाला लाइट का रिफ्लेक्शन अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले सबसे सिंपल बात मुझे बताओ, रिफ्लेक्शन किसे कहा गया है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन? यस, स्क्रीन को पॉज करके याद करने का कोशिश करना और फिर देखना कि क्या आपने सही डेफिनेशन बता दिया है। तो डेफिनेशन है बच्चों, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या चीज बोला मैं? द बाउंसिंग, या तो बोलना रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रॉम reflecting surface in the same medium is called as reflection of light. Very very simple definition, बहुत ही आसान डेफिनेशन बच्चों मैं आपको बता चुका। द बाउंसिंग बैक और रिटर्निंग
बैक और टर्निंग बैक, ऐसा बोल सकते हैं आप। द टर्निंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या क्या ध्यान में रखना है? द बाउंसिंग बैक कहां से? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां? इन द सेम मीडियम। इन्हें जोड़ देना डेफिनेशन बन जाता है। इसे आप ऐसा भी बोल सकते बच्चों, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज और इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कैसे? यानी कैसे क्या बोला मैं, इसका मतलब क्या निकलता है, इसे अपन कैसा बता सकते हैं, कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? देखना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज सरफेस ऑफ मिरर। समझो कि ये मिरर का सरफेस है। कौन सा सरफेस है बच्चों? मिरर का सरफेस है। ऐसे इधर से लाइट आया, ये सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ये PA, इसे अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे। XY क्या चीज है बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो PA यानी रे PA क्या चीज है? ये इंसिडेंट रे। PA इज व्हाट? इंसिडेंट रे है। PA क्या है? इंसिडेंट रे। यहां से लाइट बाउंस बैक होगा, सेम मीडियम में लाइट वापस जाएगा, उसी मीडियम में बच्चों लाइट वापस जा रहा, सेम मीडियम में वापस जा रहा, बाउंसिंग बैक और रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में बच्चों लाइट उसी मीडियम में वापस जा रहा। देखो देखो बच्चों, लाइट ने तो जाना चाहिए था ऐसे सीधा पॉइंट R की तरफ, पॉइंट R की तरफ। क्यों जाना चाहिए था R की तरफ? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हमेशा बच्चों कैसे ट्रैवल होता है? अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। इसे बोलते हैं बच्चों रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर। अरे क्या चीज है ये? इसे कहा जाता है बच्चों रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ से ट्रैवल होना, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ से ट्रैवल होना। यानी P से आया A पे, A से जाएगा किधर? R की तरफ। P to A, A to R, दिस इज स्ट्रेट लाइन पाथ। तो A को बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलना A को? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो AQ को क्या बोलना बच्चों? AQ इज रिफ्लेक्टेड रे। तो AR यानी PAR या तो सिर्फ AR, इसे क्या बोलना? ओरिजिनल पाथ। अच्छे से ध्यान देना बच्चों, PAR is what? Original path of the light. But from point A, light deviates, light changes its path, and light moves, light travels towards the point Q due to reflection. Due to what? Reflection. तो फिर ये जो A पॉइंट है बच्चों, ये मिरर का पॉइंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पॉइंट है। यहां पे अपन ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं
ये परपेंडिकुलर को कहा गया है बच्चों नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस। एम ए इज वॉट? नॉर्मल। एम ए इज वॉट? नॉर्मल। क्या चीज है एम ए? एम ए नॉर्मल है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो यहां पे कुछ एंगल्स बनते हैं, उसमें के कुछ एंगल्स आपको मालूम है। यू आर नोन अबाउट सम एंगल्स। वी विल इंट्रोड्यूस हियर 2 न्यू एंगल्स। आपको 2 एंगल्स 100% पता है। ठीक है, 100% हर एक स्टूडेंट को 2 एंगल्स तो पता है। 100% बोल रहा मैं। ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 2 एंगल्स सबको पता है। कौन सा एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस? PAM। एंगल PAM इज इक्वल टू I इज वॉट? क्या चीज है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल कौन सा? MAQ इज इक्वल टू R इज वॉट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों मैं बोला यहाँ 2 एंगल नए हैं, शायद आपको पता होंगे या नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं है, मगर ये 2 एंगल 100% आपको पता है। तो ये एंगल को कहा जाता है ग्लांसिंग एंगल। कौन सा? PAX। कौन सा एंगल बच्चों? PAX। थीटा जी बोलना इसे। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लांसिंग। कौन सा एंगल बच्चों? ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल? ग्लांसिंग एंगल। ये मत समझना कि ये मिरर है, ग्लास है, कांच है बोल के इसे ग्लांसिंग एंगल बोले। ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है। ये एंगल को ग्लांसिंग एंगल बोलना, फिर सरफेस कोई भी हो, सरफेस कोई भी हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए बच्चों। कौन सा सरफेस चाहिए? रिफ्लेक्टिंग। समझो अपने हाथ के ऊपर, समझो बोल रहा मैं, हाँ ऐसे होता है नॉर्मली, मगर परफेक्टली उसे अपन रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते। अपने हाथ के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये एंगल को ग्लांसिंग एंगल ही बोलना। ग्लास है बोल के ग्लांसिंग नहीं, हाँ। वाटर है तो वाटर सिंग बोलेंगे आप, ऐसे नहीं बोलना। हमेशा ये एंगल को ग्लांसिंग ही बोलना। वाटर से लाइट रिफ्लेक्ट हो, अपने हाथ से रिफ्लेक्ट हो, ठीक है ना, कहीं से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो, इसे हमेशा क्या बोलना? ग्लांसिंग एंगल। और चौथा एंगल बच्चों यहां फॉर्म होता है, देखो AR ओरिजिनल पाथ, AQ इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड यानी चेंज्ड पाथ। ओरिजिनल पाथ और चेंज्ड पाथ के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ ना बच्चों, इसे बोलना एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलना इसे? एंगल ऑफ डेविएशन। दैट इज एंगल QAR इज इक्वल टू डेल्टा। बच्चों ये सिंबल को बोलना डेल्टा। क्या बोलना? डेल्टा। और ये एंगल का नाम क्या है बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या चीज है ये? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अब इनके डेफिनेशंस कैसे बनते हैं? डेफिनेशंस सुनना, रिपीट सुनना, लर्न करना, फिर इसे आप नोटबुक पे लिख सकते हो। अब डेफिनेशन मैं यहाँ पे जानबूझ के आपको लिख के नहीं दे रहा क्योंकि आप ये लेक्चर अच्छे से कंसंट्रेशन से देखना और खुद डेफिनेशन लिखना,
जो मैं बता रहा वही नोटबुक में आप लिख सकते हैं, वही आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आपको 100% वो डेफिनेशन का मार्क मिलेगा बोर्ड एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड के। ठीक है ना बच्चों। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ध्यान से देखना बच्चों, एक डेफिनेशन ध्यान में रखो, बाकी 3 आसानी से आप बता सकते हैं। यह एंगल कौन बना रहा? पी ए। क्या चीज है पी ए? लिख के दिया मैंने, इंसिडेंट रे। पी ए किसके साथ बना रहा? एम ए के साथ। आई एंगल किन किन के बीच में है? इट इज इन बिटवीन पी ए एंड एम ए। पी ए इज वॉट? पी ए इज इंसिडेंट रे स्टूडेंट्स। पी ए इज वॉट? इंसिडेंट रे। एम ए इज वॉट? नॉर्मल। So, angle of incidence is in between which two rays or which two quantities, which two terms? Incident ray and normal. बस इतना समझ में आ गया तो डेफिनेशन आएगा। क्या डेफिनेशन बनता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। देखो एक डेफिनेशन ध्यान में रखो, बाकी आसानी से आएंगे। काय का डिफिनेशन बता रहा मैं आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे ध्यान में रखना, बार बार ये डिफिनेशन देखना। क्या बोला मैं? एन एंगल बोलो या द एंगल बोलो, एन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड व्हाट? एंड नॉर्मल is called as। यहां तक ध्यान में रखना है, आगे का तो अपने घर का ही है। is called as जो पूछा वो लिखना है। is called as what? angle of incidence। angle of incidence, an angle between incident ray and normal is known as or is called as angle of incidence। दूसरा एंगल, angle of reflection। अब देखो ये कौन बना रहा? रिफ्लेक्टेड रे। किसके साथ बना रहा? नॉर्मल के साथ। यानी यहां नॉर्मल तो है, बदल गया तो क्या बदल गया? इंसिडेंट रे। यहां पे क्या लेना? रिफ्लेक्टेड रे। एन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल कौन बना रहा बच्चों? इंसिडेंट रे और सरफेस। तो इंसिडेंट रे एज इट इज रखना पहले डेफिनेशन में, नॉर्मल के बजाय क्या लेना अब? सरफेस। एन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस इज नोन एज और इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल बच्चों? ग्लांसिंग एंगल। तो ये एक डेफिनेशन ध्यान में रखा। एक बार इंसिडेंट रे के जगह पे रिफ्लेक्टेड रे लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, बाकी कुछ चेंज करना नहीं है। दूसरी बार इंसिडेंट रे को एज इट इज रख के नॉर्मल के बजाय क्या लेना? सरफेस। तो ग्लांसिंग एंगल का डेफिनेशन बन जाता है। अब एंगल ऑफ डिविएशन, इसका डेफिनेशन अलग है। देखो ए आर ओरिजिनल पाथ, ए क्यू चेंज्ड पाथ, और ये दोनों के बीच में एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। एन एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ, एन एंगल बिटवीन original path and changed path of light, and changed path of light. An angle between original path and changed path of light is known as angle of deviation। is known as what बच्चों? angle of deviation। तो ये डेफिनेशंस अच्छे से नोटबुक में उतारना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना, घर पे बुक में से पढ़ना, कुछ डाउट आया, डिफ़िकल्टी आया, वो निकाल के रखना। डाउट डिफ़िकल्टी सेशन में अपन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपन ये एंगल्स के बीच में का रिलेशन डिस्कस करेंगे, कुछ फार्मूले बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे, है ना? ठीक है ना? तो आज का लेक्चर अपन यहाँ पे ही रुकाते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है?